जी, कान जैसे प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर दो फिल्म का लॉन्च करना, सिंह एंड सिन्हा और नेम ऑफ जॉय कैसा एक्सपीरियंस था? आपको वहाँ से किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? पहली बात तो ये है कि ये मेरा पहला कांस डेब्यू है। कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली बार मैंने अटेंड किया है और मेरे दो शॉर्ट फिल्म्स को वहाँ पर लेके जाना बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे दो शॉर्ट फिल्म्स वहाँ पे शोकेस होने वाले हैं। तो पहली जो फिल्म है डांस ऑफ जॉय, जो मैंने लिखी है, कास्ट की, एक्ट की और डायरेक्ट की है, ये मेरा पहला डायरेक्टोरियल वेंचर है। और वहाँ पर हमने भारत पवेलियन में पोस्टर लॉन्च किया था। और दूसरी जो फिल्म है सिंह एंड सिन्हा, उसमें मैंने एक्ट किया है। उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर है मोहन दास। और दोनों भी फिल्म्स बेसिकली मैसेज ओरिएंटेड फिल्म्स है। और सिंह एंड सिन्हा जो फिल्म है उसका हमने पोस्टर लॉन्च भी किया था और उसकी फिल्म की हमने एक ट्रेलर लॉन्च भी की थी ऑन द कांस फिल्म वेबसाइट। सो आई थिंक ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए कांस फिल्म फेस्टिवल अटेंड करना। आपकी दोनों फिल्म काफी यूनिक एंड बोल्ड थीम्स लेकर आए हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स बोल्ड में एक्सेप्टेंस मिलता है या स्ट्रगल होती है? तो जो मेरी फिल्म डांस ऑफ जॉय है जिसको मैंने डायरेक्ट की है, वो बोल्ड तो नहीं है। उसकी कहानी में ऐसा कुछ है कि जो एसेंस है जो कहानी का, वो है कि आप कौन से भी एज में आप अपना जो पैशन है, आपका जो जो ड्रीम है, वो आप फॉलो कर सकते हो। पैशन और ड्रीम का कोई एज नहीं होता है, उस फिल्म का जो एसेंस है। एंड द फिल्म सिंह एंड सिन्हा, उसकी जो एसेंस है वो एक HIV पॉजिटिव की कहानी है। वो बोल्ड नहीं है, वो एक्चुअली एक मैसेज ओरिएंटेड स्टोरी है कि जैसे हम कफ कोल्ड फ्लू जो होता है वो एक आम बीमारी होती है, तो HIV और एड्स भी एक आम बीमारी जैसे हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। और वो ट्रीट कर सकते हैं जैसे कैंसर को हम ट्रीट करते हैं। तो जो हम बौखला जाते हैं कि एड्स हुआ है या HIV पेशेंट है, तो वो डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज साइंस इतना तरक्की कर चुका है और उसके भी बहुत सारे मेडिसिन्स आ गए हैं पूरे वर्ल्ड में। सो वो एक एसेंस है कि हाउ एन HIV एंड एन एड्स पेशेंट कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। जैसे हमें नॉर्मल ज़िंदगी में, आममरा ज़िंदगी में कफ कोल्ड फ्लू होता है। और उस फिल्म को 28 से 30 लैंग्वेजेस में हम उसको डब करने वाले हैं। इट इज़ गोइंग टू द लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, बिकॉज 28-30 डिफरेंट लैंग्वेज में डब करना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो हमारा टारगेट वो है, जो डायरेक्टर है मोहन दास, उनका टारगेट वो है। यूजुअली देखा जाता है कि कान फिल्म फेस्टिवल में जब कान फिल्म फेस्टिवल तो बोला जाता है, पर वो फैशन स्टेटमेंट हो गया। वहाँ पे लोग जो जाके अपने फैशन में उसको वो करते हैं या फैशन रिलेटेड चीज होने लगती है वहाँ पे, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? करेक्ट। मैं एक आपको ये जो है ये करेक्ट करना चाहता हूँ कि कांस फिल्म फेस्टिवल तो डेफिनेटली है जिसमें वर्ल्ड सिनेमा दिखाया जाता है और रेड कार्पेट इवेंट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली रेड कार्पेट में तो आप नॉर्मल जॉगिंग शूज़ या जॉगिंग ट्रैक पैंट सूट तो नहीं पहन के जाओगे ना, आप तो अच्छे सूट बूट में जाओगे, राइट ना। तो लोग जाते हैं अपना फैशन, और उसका एक ड्रेस कोड भी होता है। जैसे मेन के लिए ब्लैक और मिडनाइट ब्लू एक तो स्पेसिफिक ड्रेस कोड होता है। आपको ब्लैक और मिडनाइट ब्लू के अलावा आप कोई जो इवेंट्स होते हैं रेड कार्पेट के, जो मीडिया रिलेटेड इवेंट्स है, इसमें आपको ये ड्रेस कोड फॉलो ही करना है। और लेडीज़ हैव टू वेयर एन इवनिंग गाउन, ये जो होते हैं मीडिया इवेंट्स। बाकी आप रेड कार्पेट में कुछ भी आप पहन के जा सकते हो। बट लोग इतना दूर ट्रैवल करके आते हैं और इतनी उम्मीद के साथ आते हैं कि हम रेड कार्पेट में पिक्चर्स क्लिक करेंगे। तो इट इज़ नॉट अ फैशन इवेंट, डेफिनेटली नॉट अ फैशन इवेंट। येस, इट इज़ अ ग्लैमरस इवेंट, ये मैं कह सकता हूँ, बिकॉज इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आते हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आते हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब। दे ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ फैशन स्टेटमेंट। बट यस, कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से सो कॉल्ड फैशन इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनकी एक माइंडसेट होता है, एक ही एजेंडा होता है कि बस हम वहाँ जाए, रेड कार्पेट में अपने अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करें और बस उसको पोस्ट करें और हमारा हो गया काम। बट मैं ये कहना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, कि अगर आप इतने लाखों खर्चा करके आते हो बस 2-3 दिन के लिए, तो आप फेस्टिवल को क्यों नहीं अटेंड करते हो? आप भी फेस्टिवल अटेंड कीजिए, अच्छी अच्छी सिनेमा देखिए। वहाँ पर बायर्स और सेलर्स का मार्केट होता है, कांस मार्केट होता है, वहाँ पर जाइए, क्योंकि आप इवेंचुअली
आई एम श्योर कहीं ना कहीं सबको एक्टर भी बनना होता है या कुछ ना कुछ फिल्म्स रिलेटेड कुछ काम करना होता है, स्टोरी टेलर या प्रोड्यूसर बनना होता है। तो आप फैशन के साथ साथ आप फिल्म फेस्टिवल को भी अटेंड कीजिए, और जब भी आप इतना खर्चा करके आते हो तो थोड़ा सा ट्रिप एक्सटेंड कीजिए और फिल्म फेस्टिवल का मज़ा भी उठाइए। ये मैं कहना चाहता हूँ लोगों को। इंडस्ट्री की डायनामिक्स और पर्सनल जर्नी की बात की जाए तो आपने कहा कि आजकल इंडस्ट्री में दोस्ती भी फायदे के हिसाब से होती है। क्या आपको खुद का एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ हुआ जहां क्लोज लोगों ने आपकी सक्सेस से खुशी नहीं दिखाई? यस, एब्सोल्युटली। आई थिंक सबसे बड़ा हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में है वो है ईगो। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो है। ईगो के वजह से काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स रिलेशंस में खटास आ रहा है और काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं। और ये बात मैंने क्योंकि पिछले 17-18 सालों से मैं फिल्म फेस्टिवल्स अटेंड कर रहा हूँ, चाहे वो मामी हो, इफ़ी हो, जागरण फिल्म फेस्टिवल हो या कशिश फिल्म फेस्टिवल हो, और अभी पिछले कुछ महीनों में मैंने LA फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया, स्पेन का फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया और अभी कांस हाल फिलहाल। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स इतने ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, इतने ग्राउंडेड होते हैं, इतने अप्रोचेबल होते हैं। हमारे बॉलीवुड में वो नहीं है। चूँकि मुझे इंडस्ट्री में 30 साल हो गए हैं, मैंने एक गोल्डन पीरियड देखा है बॉलीवुड में। जो एक अच्छा ज़माना मैंने देखा है, वो अभी वो ज़माना नहीं रहा। पहले के डायरेक्टर्स अप्रोचेबल थे, सिस्टम था, सिस्टमैटिक एक दौर था। और हम बात करते हैं हमें अचीव करना है हॉलीवुड स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग या हॉलीवुड स्टाइल ऑफ सिस्टम, बट बॉलीवुड में अगर वो नहीं है, अगर हम सिस्टम की बात करें तो इससे तो बेटर सिस्टम साउथ फिल्म इंडस्ट्री में है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री वाले टाइमली पेमेंट्स देते हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री वाले में एक सिस्टम होता है, वो सारे एक्टर्स बहुत ही सीरियस होते हैं टाइम के। अगर 7 o'clock का शिफ्ट है तो सारे एक्टर्स ऑन सेट आते हैं बाय 6:30 7 o'clock and the shooting is started at 7 AM sharp in the morning। और हमारे बॉलीवुड में 9 o'clock का शिफ्ट होता है, बाय द टाइम पहला टेक होता है वो 11:30 12 या 1 बजे होता है, ये कभी कभी लंच के बाद भी होता है। तो ये जो सिस्टम की बात हो रही है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से काम करना, ये बॉलीवुड में नहीं है। तो और ईगो, ये जो ईगो है और मेरे साथ हो चुका है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं या जो मेरे वर्क कॉलीग्स हैं, वो लोग कहीं ना कहीं खुश नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ, या मैं कांस जा चुका हूँ, या मैं अभी क्योंकि मैंने 30 साल पहले एज अ मॉडल शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे मैंने थिएटर करना शुरू किया। 25 सालों से मैं थिएटर कर रहा हूँ, फिर मैंने कास्टिंग कर रहा हूँ मैं पिछले 28 सालों से, अभी मैं राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गया हूँ पिछले 8 सालों से। तो पता नहीं, दे आर वेरी जेलस, दे आर वेरी इनसिक्योर, आई डोंट नो व्हाट। और क्यों इनसिक्योरिटी? भाई तुम्हें भी करना है तो तुम भी करो, तुम्हें किसने रोका है? तुम लोगों को किसने रोका है? चूंकि मैं अपने आप को प्रोएक्टिव रखना चाहता हूँ, अपने आप को ज़माने के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तभी मैं अपने आप को री इन्वेंट कर रहा हूँ। तो तुम भी अपने आप को री इन्वेंट करो, तुम्हें किसने रोका है? पर ये जो ईगो है, एंड अनुराग कश्यप ने भी ये क्लेम किया है दैट बॉलीवुड इंडस्ट्री इज गोइंग टू द डॉग्स बिकॉज बॉलीवुड इंडस्ट्री में देयर इज नो सिस्टम, देयर इज क्रिएटिविटी जो है। जैसे मैं अभी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सबका एक बनिया दिमाग हो गया है, एक बनिया जो सिस्टम आ गया है कि लोग चाहते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताए पहले से। अरे भाई, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले कैसे बताए? फिल्म तो बनने दो, पहले फिल्म तैयार होने दो। फिल्म का जो प्रिपरेशन होता है, वो प्रिपरेशन के बाद फिल्म का एडिट निकलने दो, उसके बाद ही तो हम बता पाएंगे ना कि इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। जो अगर एक क्रिएटिव इंसान के लिए, अगर आप एक एज अ फाइनेंसर, एज अ प्रोड्यूसर आप ऑन बोर्ड आना चाहते हो, अगर आप पहले ही पूछोगे कि इसका हमें फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, आप कैसे बता सकते हो एज अ क्रिएटिव पर्सन? तो कहीं ना कहीं ये चेंज होना चाहिए। क्रिएटिविटी और जो कॉर्पोरेटाइजेशन जो आया है बॉलीवुड में, ये कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए, इज व्हाट आई फील। और ईगो, जो एक बड़ा ईगो है बॉलीवुड में, कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। क्यों? मैं भी तो इंसान हूँ ना, और मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ ना।
और जब भी तुमने शुरुआत की थी, जब भी आप लोगों ने शुरुआत की थी, आप भी तो नए न्यू कमर ही थे ना, तभी आप लोगों के साथ भी तो शायद यही हुआ होगा। तो आप क्यों जो न्यू कमर्स है, जैसे मेरे जैसे एस्पायरिंग डायरेक्टर्स है, एस्पायरिंग प्रोड्यूसर्स है, अगर हमारे पास कंटेंट है तो हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना। आपके हिसाब से इंडस्ट्री में, आपके हिसाब से 90s और 2000 के गोल्डन डेज और आज के सोशल मीडिया ड्रिवन दिनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि हमारे ज़माने में, मतलब मेरे ज़माने की बात कर रहा हूँ, शेल्फ लाइफ कम से कम 10-15-20 साल का हुआ करता था। मैंने एटलीस्ट मैंने देखा मेरे लाइफ के जर्नी में और मेरे जो को एक्टर्स के लाइफ की जर्नी में, और अभी जो देख रहा हूँ वो 24 घंटे की चांदनी है। मतलब यू आर पॉपुलर टिल योर प्रोजेक्ट इज़ ऑन एयर। मतलब अगर एक एक्टर, एक टेलीविज़न एक्टर एक शो करता है और वो शो बंद हो जाता है, फिर उसको दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। सिमिलरली सोशल मीडिया का भी वही चाल है ना। आप पॉपुलर हो, जब तक आपके फॉलोअर्स है तब तक आप पॉपुलर हो, उसके बाद एक नया सोशल मीडिया फॉलोअर आएगा, उसके बाद एक तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो ये जो शेल्फ लाइफ है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो यही डिफरेंस है पुराने ज़माने के एक एक्टर्स में और जो इंडस्ट्री का जो एक चाल था और अभी का जो एक ये है दौर है। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने लोगों को असली और झूठी एप्रिसिएशन के बीच कंफ्यूज कर दिया है? यस, आई थिंक लोग बबल में रह रहे हैं। लोग है ना, ये जो बबल है ना कि भाई मेरे इतने फॉलोअर्स है, मेरे इतने सो कॉल्ड फैंस है, फॉलोअर्स है, ये बबल कहीं ना कहीं टूटने वाला है, आई एम श्योर। और जिस दिन बबल टूटेगा उस दिन आपको रियलिटी पता चली जाएगा। सो ट्राई एंड रिमेन बेसिक। ठीक है, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, very good that you're getting followers to watch your content, and I'm sure आपका content अच्छा भी होगा, but ये bubble में मत रहना। यू को बिकॉज मैं अभी अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब भी मैं कांस फिल्म फेस्टिवल गया था, अभी जस्ट आया हूँ मैं, परसों ही आया हूँ मैं, और मैं बस सोच ही रहा था पिछले 2 दिन से जब से आया हूँ कि यू नो बॉलीवुड इंडस्ट्री इज़ अ वेरी स्मॉल टाइनी पार्ट ऑफ द एंटायर ग्लोबल मार्केट। हम लोग शायद गिन चुन के 40-50 इंडियंस थे वहाँ पर कांस फिल्म फेस्टिवल्स में, और बड़े बड़े एक्टर्स ऐसे ही घूम रहे थे वहाँ पर, और उनको कोई जानता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं है। बिकॉज पूरी जो देश है, इतनी बड़ी देश है, there's such a big world out there, there's such a huge it's such a big forum, and we are just small tiny part of that forum. Bollywood industry is small tiny part. So why so much why so much hatred, why so much jealousy, why so much inhumanity? कहीं ना कहीं इंसानियत मर रहा है, मुझे फील हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलके चले, एज अ कम्युनिटी चले, देन आई थिंक इट विल बी गुड फॉर अस टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए स्पेस बनाने में क्या सबसे बड़ी रुकावट है? मॉनेटाइजेशन या ऑडियंस का माइंडसेट? अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर आप मुझे पूछ रहे हो ये क्वेश्चन, तो यस, इंडिया इज़ रेडी। इंडियंस बहुत इंडियन ऑडियंसेस बिकम वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर। दे आर एक्सपोज। जब से कोविड आया है और जब से द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, एडवेंट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स आया है, इंडियंस आर एक्सपोज टू वर्ल्ड सिनेमा, टू वर्ल्ड कंटेंट, एंड इंडियन ऑडियंस हैव बिकम वेरी वेरी इंटेलिजेंट। आप इंडियन ऑडियंस को फूल नहीं कर सकते हो। तो सोशल मीडिया, सो आई फील दैट कंटेंट ड्रिवन सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप उसमें कमर्शियल तड़का भी डालना चाहते हो तो आई एम सॉरी, वो फिल्में नहीं चलेगी वर्ल्ड मार्केट में। तो आपको रियल स्टोरीज ही दिखाना ज़रूरी है। और हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है। देयर आर सो मेनी मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस, देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्टोरीज फ्रॉम स्मॉल स्टेट्स,
कितने सारे स्टोरीज है, कितने सारे लैंग्वेजेस है। अगर आप रियल कंटेंट, और रियल कंटेंट लोग देखना चाहते हैं, बॉलीवुड का तड़का जो है, नाच गाना ये वो, वर्ल्ड सिनेमा में लोग आइडली देखना नहीं चाहते। पर अगर आप उसमें कमर्शियल एलिमेंट भी डालना चाहते हो, पर उसमें एक यूनिवर्सल और सोशली रिलेवेंट मैसेज होना ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ। और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को तो बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं खुद अपने पैसे डाल के फिल्म्स बना रहा हूँ। आउटसाइड प्रोड्यूसर्स अभी मुझे मिल रहे धीरे धीरे करके कोलैबोरेट करने के लिए। पर जब भी मैं कांस मार्केट में गया था, मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था जब भी मैंने अपनी बंगाली एक स्टोरी मैंने जो लिखी है, एक मराठी बैकड्रॉप की एक स्टोरी लिखी है। दे लव द सब्जेक्ट, यू नो। बट यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है फाइनेंसर्स मिलना बॉम्बे में। तो ये कांस मार्केट एक बहुत ही एक अच्छा एक सेंटर है जहाँ पे हम इंडियन फिल्म मेकर्स वहाँ पर जाके कोलैबोरेटिव एफर्ट करें, या यू नो फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ हम को प्रोड्यूस करें। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो फिल्म पायल कपाड़े ने डायरेक्ट की थी, जिसको कांस अवार्ड मिला था पिछले साल। इट वॉज नॉट एन इंडियन फिल्म, इट वॉज अ को फ्रेंच प्रोडक्शन. It was an Indo and a co-French production. Only Payal Kapade is an Indian filmmaker. It was an Indian film, Hindi film, but Indian production नहीं था वो. लोगों की ये गलत फहमी है कि Indian production था वो. तो मैं ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जो मेरे जैसे हैं बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं, उनको बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की बैकिंग की बहुत ज़रूरत है। जैसे धर्मा प्रोडक्शन, मुक्ता आर्ट्स, यशराज फिल्म्स, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की बैकिंग की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज लॉबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने रियलाइज़ किया है, ये मेरा टेक अवे है कांस फिल्म फेस्टिवल से, कि मनी, पावर, लॉबिंग एंड फंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर फिल्म रीच देयर। बिकॉज हम इंडियन फिल्म मेकर्स और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स कितना ही हम इन्वेस्ट कर पाएंगे एक फिल्म को प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट कर। फिल्म तो बन जाती है, पर प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीच आउट, एंड ओनली बिग बिग प्रोडक्शन हाउसेस कैन कम एंड कोलैबोरेट विथ यू। इंडस्ट्री में हमने देखा है कि मतलब एक चैनल जो चलता है हर चीज़ का, तो वही चैनल चलते आ रहा है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर स्टोरी बन रही थी, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ही स्टोरी बन रही है, ठीक है। वॉर के ऊपर स्टोरी बन रही है, वॉर के ऊपर ही स्टोरी बन रही है, इंडिया पाकिस्तान के वॉर के ऊपर ही स्टोरी बन रही है। और हाल ही में हमने देखा जैसा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, तो लोग कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी स्टोरी बननी चाहिए। बट लोगों का ये भी कहना है कि भैया या तो अक्षय कुमार या तो विकी कौशल होने चाहिए। बट रियल में तो ऑपरेशन को लीड करने के लिए तो लेडीज का नाम क्यों नहीं आता है? या ये बहुत ही आपने उम्दा सवाल पूछा है कि एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म क्यों नहीं हो सकता है। और जैसा कि नाम ही ऑपरेशन सिंदूर है, सिंदूर एक औरत का गहना होती है, और क्यों अक्षय कुमार एंड क्यों मेल लीड एक्टर इस फिल्म को का एक पोस्टर वैल्यू बने। व्हाई नॉट अ विद्या बालन और अ टाबू और यू नो सच नोन एक्टर्स, जो एक फिल्म का जो एक एसेंस है, जो फिल्म का एसेंस है, जो हमारे विमेन Navy, Army, and people who are behind this Operation Sindoor, who was actually given and sacrifices their lives for the war, उनका नाम क्यों नहीं आना चाहिए फोरफ्रंट में? आई थिंक बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है कि वाई ओनली मेल सेंट्रिक होना चाहिए। This Operation Sindoor was led by 2 women, and it has to be played by 2 women actors, if at all this film is made, in my opinion. लास्टली एक चीज़ और ये जानना चाहिए कि बॉलीवुड में हर कोई खुल के नहीं बोलता है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जहाँ पे अगर यूएस में कुछ होता है तो ब्लैक लाइव मैटर्स और ये वो सब अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लिखते हैं, और ये वो, जहाँ पे जब इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो बड़े बड़े एक्टर्स चुप है। उसके लिए क्या कहेंगे आप? आई थिंक ये मैं सोचता हूँ कि ये उनका एक पर्सनल ये है ओपिनियन है, जो वो शायद शेयर नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज आजकल आपको तो पता ही है कि आप कहोगे तो भी आप ट्रोल होगे, नहीं कहोगे तो भी ट्रोल होगे। बिकॉज सोशल मीडिया इतना ये हो गया है कि किसी को छोड़ता नहीं है सोशल मीडिया में, जो भी लोग हैं सोशल मीडिया में। सो आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रहा है, नरेंद्र मोदी जी तो अपना काम कर ही रहा है। हमारा इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड इंडियन आर्मी
सलाम टू देम, नतमस्तक हो, सलाम करता हूँ उनको और हाथ जोड़ के उनको एक ये करता हूँ कि व्हाट दे आर डूइंग आई थिंक नोबडी एल्स कैन डू. तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का कुछ कहना इस मामले में वॉन्ट रियली मेक एन इम्पैक्ट is what I feel, because let Bollywood people do their work. अगर वो इस टॉपिक पे एक फिल्म बनाना चाहते हैं, let them talk through the medium of cinema, और let the government talk and do their bit what they can do. क्योंकि सबका अपना अपना पर्सनल एजेंडा होता है, सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है. वो लोग कहना चाहे नहीं कहना चाहे, वो उनका पर्सनल प्रोपागेंडा है, is what I feel. लास्टली टर्की और अज़रबैजान जैसी कंट्री जो है सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को. हमने जो है टर्की को मदद भी की थी, मतलब ये अर्थक्वेक हुआ है तो Correct. फर्स्ट एड यहाँ से गया हुआ है. Correct. तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको लगता है हमें अगर प्रोड्यूसर, आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हमें जो है टर्की को बॉयकॉट करना चाहिए, फिर शूट भी करना चाहिए वहाँ पे? आई थिंक अगर ये बात हमारे नेशन का है, सो नेशन कम्स फर्स्ट अबव एनीथिंग. ओके, और अगर हम इसको बहिष्कार करना चाहते हैं, या टर्की और अदर जो अज़रबैजान और इसके बारे में आपने कहा, अगर हम इसको बैन करना चाहते हैं, तो वी हैव टू बी एडमेंट अबाउट इट. हमें उस पर उस बात को अमल करना चाहिए, और उस बात को हमें आगे तक बरकरार रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो बस कुछ महीनों की बात रही, उसके बाद दोबारा जाके हम वहाँ पे शूटिंग करें और बाकी दोबारा हम हाथ मिलाएं एक दूसरे के साथ. अगर हमने एक स्टैंड लिया है तो उस स्टैंड को बरकरार रखना चाहिए, उस स्टैंड पे खरा उतरना चाहिए. हमने अगर उन्हें मदद किया है अपने तरीके से, और अगर उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया है, तो आई फील एज अ नेशन and as I feel as a law abiding citizen, we need to stick by the ground कि हमें उन्हें बैन करना चाहिए. जैसे चाइना के साथ भी हुआ था during the COVID outbreak. We need to ban such nations which are a threat to our nation, is what I feel, and we should stick by it. लास्टली क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं आपका, क्या-क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? फ़िलहाल तो ये 2 शॉर्ट फिल्म्स मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ, होपफुली इन द कमिंग वीक्स. और मेरा एक वेब सीरीज़ है इंस्पेक्टर अविनाश, जो मैंने जियो के लिए किया था. वो पार्ट 2 सीज़न 2 रिलीज़ होने वाला है, जिसमें रणदीप हुडा है, अभिमन्यु सिंह है और बहुत सारे दिग्गज कलाकार है. और दूसरा जो मेरा वेब शो है वो है शो स्टॉपर. प्लेटफॉर्म अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है. उसमें सौरभ राज जैन, दिगांगना, श्वेता तिवारी, पलाश दत्ता भी है. मैं सारे 8 एपिसोड्स में हूँ, एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और वो होपफुली जल्दी रिलीज़ हो. और एक और वेब प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जिसका शूटिंग मैं नेक्स्ट मंथ करने जा रहा हूँ. और अभी सडनली मुझे एक डायरेक्शन का कीड़ा काटा है लेटली. पिछले 8 साल से तो मैं लिख ही रहा हूँ और शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस ही कर रहा हूँ, पर डांस ऑफ जॉय जो मैंने डायरेक्ट किया है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे खाए जा रहे हैं दिन बर दिन. तो होपफुली इन द कमिंग मंथ्स और इन द कमिंग ईयर्स यू विल सी मी एज अ डायरेक्टर. और मुझे स्टोरी टेलिंग का जो एक क्रेज़ है, वो मुझे और मुझे जो एक कैसे मैं कहूँ मैं आपको, एक फीलिंग है टू टेल स्टोरीज, टू टेक माई स्टोरीज फ्रॉम माई हार्टलैंड. एक मैंने एक बंगाली फिल्म को डेवलप किया है, सब्जेक्ट को डेवलप किया है, एक मराठी फिल्म सब्जेक्ट को डेवलप किया है, जिसके लिए मैं फाइनेंसर्स ढूंढ रहा हूँ मैं. और बहुत ही जल्द होपफुली आई विल बी डायरेक्टिंग दोज 2 प्रोजेक्ट्स. तो साइड बाय साइड एक्टिंग तो चलता ही रहेगा, बिकॉज दैट्स माई पैशन, दैट्स वेयर माई हार्ट लाइज. सो होपफुली यू विल सी मी एज अ डायरेक्टर, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू शोइंग यू ऑल माई क्रिएशंस इन फ्यूचर. Thank you very much, and yeah. क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैसेज यही है कि जो क्रिएटिव लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कीप गोइंग, कीप योर चिन हाई अप, और अपने स्टोरीज़ को बनाते रहना, कहते रहना. और आई एम श्योर अगर आप लगे रहोगे, आप अगर डटे रहोगे, क्योंकि मुझे 30 साल हो गए हैं और मैं भी चाहता हूँ, मैं 54 ईयर्स का हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ज़माने के हिसाब से चलने के लिए. तो आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, हमें ज़माने के हिसाब से चलना ज़रूरी है. तो मैं भी कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो आप भी क्रिएट करते रहिए और बिलीव इन योर सेल्फ. थैंक यू सो मच.